फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आईएएस एकेडमी और मैं हूं विवेक। और आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ थीम 2, जो कि है ग्राफिकल अप्रोच इन फिज़िक्स। जैसे कि हमने बताया था अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा दैट इज़ ग्राफिकल अप्रोच। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिज़िक्स। सिर्फ यही नहीं, ऐसा फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है, बी इट इन 9th 10th 11th 12th और आगे भी। आप जब भी देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। सो जैसे कि इसकी रेलिवेंस है, उस हिसाब से आपके सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से भी ग्राफिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं दैट आर ग्राफ बेस्ड। तो आपके जो भी क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं उसको कैसे अप्रोच करूँगा। ठीक है, सो जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय फिजिक्स। तो जनरली मैं एक बेसिक ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ये दिस इज़ दी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ दी वाई एक्सिस। इतना तो आप सब जानते हैं, आप कहेंगे 10th है, बहुत बेसिक है। ठीक है, आई एग्री। तो अच्छा, ये जब ग्राफ आपके फिजिक्स में आता है तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, दिस इज़ अ जनरल ग्राफ। ठीक है, जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपके लिए एक्स एक्सिस है, आपके लिए वाई एक्सिस है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग फॉर एनी ग्राफ हम क्या देखते हैं, फॉर एनी ग्राफ द फर्स्ट थिंग वुड बी द कॉन्सेप्ट नोन एज स्लोप। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, मे बी पढ़ा होगा क्योंकि आपने 9th में मैकेनिक्स पढ़ी है। मैकेनिक्स मीन्स जो वेलोसिटी, स्पीड, टाइम कर्व्स होते हैं, उसमें स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y अपॉन x। अच्छा, सी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो टॉपिक है, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिस इज़ हेल्पफुल इन एवरी टॉपिक इन फिजिक्स। तो ये बहुत जनरल है, पर इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, आपको क्वेश्चन में आगे पता चलेगी। ठीक, स्लोप। स्लोप क्या होता है किसी भी कर्व का? फॉर एनी ग्राफ, स्लोप फॉर एनी ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, ये y अपॉन x। ठीक है, अब कहेंगे सर ये स्लोप होता क्या है? ठीक है, स्लोप अब हम कैसे निकालते हैं? देखो, स्लोप के चारों फॉर्मूले हैं, मैंने बताया। tan थीटा भी है, dy बाई डी एक्स भी है। dy बाई डी एक्स है डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स। ये y2 माइनस y1 ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कोऑर्डिनेट्स वाले। y अपॉन एक्स वाले भी आते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स वाले अभी नहीं आते हैं, दीज आर वेरी यूजफुल फॉर 11th एंड 12th। और जो ये वाले हैं आपके tan थीटा, ये आपके आ सकते हैं। ठीक, ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, समझ गए आप? तो दिस इज स्लोप। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये थीटा है, तो ये थीटा कौन सा एंगल है? तो थीटा इज हमेशा, स्लोप इज एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये सपोज मेरा कर्व है, ठीक है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है थीटा, तो इसका मैं कहूँगा स्लोप। स्लोप कितना है? ये वाला एंगल tan थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होता है। अगर आपसे कोई ये कहेगा तो ये नहीं है, ये वाला है। तो अगर यहीं पे मैं न्यूमेरिकल कर दूंगा आपको, एक बढ़िया एक कर्व है कोई, जिसमें दिस इज़ y, दिस इज़ x, ये आपसे एक लाइन जा रही है और ये इसका एंगल है 30 डिग्रीज। तो इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप आप कहेंगे इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू आप सब जानते हैं, इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, फाइन। तो दिस इज स्लोप। अच्छा, दूसरा क्या होता है? ये एक बेसिक है। दूसरा जो मैंने बताया स्लोप होता है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। ठीक है, दिस इज, ये आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। मैं चाहता हूँ आप इसके नोट्स बना लें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है,
ये है कोऑर्डिनेट फॉर्म। कोऑर्डिनेट्स आपने हो सकता है बेसिक्स पढ़े होंगे, दिस इज़ कोऑर्डिनेट फॉर्म, आप और आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, ये मेरी कोई लाइन है, ठीक है। तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर x1 y1, सपोज पॉइंट ए। ये जो पॉइंट बी है, दीज आर x2 y2। तो मेरा जो स्लोप होगा, स्लोप इज y2 माइनस y1, जो मेरे y कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों को माइनस कर दिया, अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, स्लोप। तो अगर इस फॉर्म में है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म के लिए, ये वाला फॉर्मूला। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला लगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं चाहता हूँ आप पूरे अटेंशन के साथ बैठें, इस पर फोकस करें, और एक बार हम इसका रिकैप भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आया जनरल स्लोप। जनरल स्लोप क्या होता है, ये y है, ये x है, तो स्लोप होता है y अपॉन x, ठीक है। ये आपके जनरल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म में मैं आपको नहीं जा रहा हूँ। चौथा होता है आपका डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म पर मुझे नहीं लगता ये आपके 10th के सिलेबस के लिए रिलेवेंट है। दैट इज स्लोप, उसे m से डिनोट करते हैं स्लोप को, दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफरेंशियल फॉर्म है, दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, ठीक है। तो अभी हम इस पर नहीं जाते हैं, दिस इज नॉट रिलेवेंट। अब आप कहोगे सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सी फर्स्ट मैं कोई भी ग्राफ देखूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं इसका स्लोप निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। स्लोप निकाल के मैंने 4 तरीके बता दिए, आप इसे रेड से मार्क कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। रेड थिक से कर लेते हैं इसको, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, आप इसे मार्क कर लीजिए। और ये इसके तरीके हैं, ये जनरल स्लोप है, ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म का स्लोप है, ये हम आगे जाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का स्लोप है, और ये फोर्थ है डिफरेंशियल फॉर्म का स्लोप है। आपके लिए अभी आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप आगे फ्यूचर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर ग्राफ, इम्पॉर्टेंट ग्राफ, important ऑब्जर्वेशन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है फ्रॉम ग्राफ, वो क्या होती है, इस एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये क्या होता है, वाई इंटू एक्स। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में करूँगा तो वाई इंटू डी एक्स का, इंटीग्रल फॉर्म में वाई इंटू डी एक्स या एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। ये दोनों आपके लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, पर ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, आगे मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। मतलब कि मेरे पास कोई भी कर्व है ये, ठीक है। अभी आपको शायद ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा हो, पर आई विल मेक श्योर कि आप में से जो भी ये पूरा लेक्चर देखेगा उसे ग्राफिकल अप्रोच पूरी क्लियर होगी। सपोज ये मेरा एक कर्व है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस में 3,0, ये वाई एक्सिस में लूँगा सपोज 0,2, ये पॉइंट है। अब मैं इसका एरिया पूछूंगा, तो एरिया और आपको वाई इंटू एक्स, तो वाई में कितना है, ये है 2, एक्स में कितना है, दिस इज 3, तो उसका एरिया कितना होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स इसका एरिया हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझ गए अभी तक, किसी भी ग्राफ में मैं इसका एरिया निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा। द थर्ड, जो तीसरे तरीके के ग्राफ होते हैं वो होते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये वह ग्राफ है जिसमें सपोज सी, बहुत आसान है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस,
वाई कांस्टेंट मतलब कि मेरा वाई बढ़ना नहीं चाहिए, तो मैंने वाई बढ़ नहीं रहा, तो मतलब ये था गया वाई मेरा कांस्टेंट हो गया, बढ़ नहीं रहा। एक्स बढ़ रहा है, मेरा एक्स अलग अलग पॉइंट्स पे बढ़ रहा है, पर हर एक पॉइंट पे मेरा वाई उतना ही है, इतना ही है। ठीक है, दिस इज वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली अगर मैं एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बात करूँ, तो ये मेरा वाई एक्सिस है, मेरा एक्स एक्सिस। एक्स कॉन्स्टेंट कैसा होगा, मैंने ऐसे कर दिया, मेरा वाई तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये अलग पॉइंट से अलग पॉइंट से, इस पॉइंट पे वाई अलग है, इस पॉइंट पे वाई अलग है, इस पॉइंट पे वाई अलग है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके अलग अलग हैं, पर मेरा एक्स जो है, एक्स ये है कांस्टेंट। सिमिलरली जैसे यहाँ पर वाई था, वाई कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक कर्व है। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने कहा कि सर ये यही चीज़ है, सिर्फ आपको ग्राफ में सिर्फ यही चीज़ें देखनी हैं। तो ग्राफ में अगर मैं दोबारा जाऊं और आपसे रीकैप कराऊं, तो रीकैप में मैंने क्या क्या देखा, आप ग्राफ में क्या देखोगे, सबसे पहले स्लोप नंबर 1 आप देखोगे, स्लोप नंबर 2 आप देखोगे, ग्राफ से एरिया पता कर सकते हो, और तीसरा ये एक टाइप ऑफ कर्व है जिसे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं फॉर द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सी क्वेश्चन 1 अगर मैं आपके सामने लूँ, तो ये है मेरा क्वेश्चन कि सपोज ये जो एक मेरा कर्व है, ये जा रहा है मेरा एक्सिस, ये है मेरा v, ये है मेरा i। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है मेरा 1,2। सपोज ये जो पॉइंट है मेरा ये 3,4। ठीक है, 3,4 आप समझते हैं ना, कि सपोज ये है 3 और ये है आपकी वाई एक्सिस पे 4, मतलब दिस इज 0,4, दिस इज 3,0। ठीक है, ये 1,2 मतलब ये आप मैं यहाँ हूँ तो ये मेरा 1,0 है और ये है मेरा 0,2। फाइन। तो अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, मुझे आप रेजिस्टेंस बता दीजिए सर। ये आपके पेपर में आ भी चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। क्वेश्चंस इसके मार्क्स हैं 2 मार्क्स, ये 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा आपके यहाँ, या 1 मार्क आ जाएगा। ठीक है, 2 मार्क की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या किया कि सर अब देखो, अब आपको क्या पता है, हम अभी ओम्स लॉ पढ़े ही नहीं है, पर आप इतना तो सब जान गए होंगे, 1890 सिलेबस हो गया आपका। ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ये ओम्स लॉ कहता है। अब आप सोच रहे हो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि भाई मैं कैसे इसको R को डिराइव करूं, तो मेरा R कितना होता है, V/I। ठीक है, अच्छा अब आप मेरा कॉन्सेप्ट पुराना वाला याद रखिए, किसी मैंने क्या कहा था, किसी भी ग्राफ का स्लोप, तो मेरा यहीं पे आपके दिमाग की बत्ती जली, आपने कहा कि सर स्लोप बताया था आपने, ग्राफ में सबसे पहले स्लोप देखूंगा, और स्लोप क्या होता है मेरा y/x। ठीक है, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बताया था। तो स्लोप y/x मतलब y क्या है यहाँ पर, v, y पे v है, आपने देखा हाँ y एक्सिस में हमारा v है, x एक्सिस में देखा मेरा i है, x पे देखा i है। ठीक है, फाइन। तो मेरा आपको पता चलेगा जो स्लोप है, द स्लोप इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस इन दिस डायग्राम। ठीक है, जहां आपको ये पता चलेगा, यहाँ ये पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब जो इस क्वेश्चन में रह गया, कुछ नहीं रह गया, सिर्फ मैथमेटिक्स रह गई है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा, इसका आप स्लोप निकालिए। स्लोप कितना होगा, हम ये वाला अप्रोच लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स वाला। तो y2 कितना है मेरा, मेरा जो y2 है मतलब x1 y1 है मेरा, यहाँ से ऊपर देखेंगे है 1,2, और मेरा जो x2 y2 है वो है
3,4। फाइन। तो मेरा स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, दैट मीन्स मेरा 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा स्लोप आ गया 1, स्लोप इज इक्वल टू 1, और मुझे ये भी पता है स्लोप ही मेरा रेजिस्टेंस है सर्किट का, हेंस मेरा आंसर हो गया 1 इज इक्वल टू 1। रेजिस्टेंस की बात हो गई है, मुझे ओम लगाना पड़ेगा उसकी यूनिट, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE क्लास 10, और कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, फाइन। अच्छा, यहीं पे मैं सपोज आपको कुछ एडिशन देता हूँ। मैंने कहा कि चलिए आप ऐसा करिए, आप तो इतना जान गए हैं, तो इसमें एक ब्रेन स्टॉर्मिंग रख देता हूँ आपको यही इसी क्वेश्चन में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या आएगा आपका, आप ये बताइए इसमें, फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन with the x एक्सिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, कुछ मत करिए आप, यही क्वेश्चन था। रेड से दिखा देता हूँ, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, तो इसे आप मार्क कर लीजिए ब्रेन स्टॉर्मिंग से। ब्रेन स्टॉर्मिंग में कुछ नहीं, तो अब आपने कहा कि इसमें यही मेरा क्वेश्चन था। ये जो मेरा पॉइंट था एक शायद लेट मी सी, ये था 1,2, और ये जो पॉइंट था ये मेरा था 3,4। ठीक है, अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मुझे ये वाला एंगल बता दीजिए बॉस। कौन सा, ये वाला। ठीक है, ठीक। अब आपने क्या कहा कि आपने सर स्लोप तो ऊपर निकाला है, स्लोप कितना आया 1। अब आप ऊपर से जानते हैं जो मैंने पहले बताया था, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। जब टेन थीटा इज 1 तो आप निकाल लेंगे थीटा कितना आया 45 डिग्रीज। तो ये आपका आ गया कि सर ये तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, फाइन, बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जाता है प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 की बात करें तो अच्छा, ग्राफिकल अप्रोच है, सारे क्वेश्चन में ग्राफ के ही ऊपर लूँगा, पर मैं कोशिश करूँगा आपकी सब्जेक्ट से रेलिवेंट ही हो। तो ये एक मेरा ग्राफ है, ज़रा आप ध्यान से देखना। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप ये एक बार ज़रूर अपने पेन और पेपर पे लिख लें और इसे एक अपने नोट्स की फॉर्म में रख लें, क्योंकि ये आपके ज़रूर ज़रूर काम आएगा। आप मानिएगा नहीं, आप पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो आप मुझे याद करेंगे वाह सर ने बोला था और ये आया। ठीक है, इस टाइप का नहीं, मतलब इस टाइप का ज़रूर आएगा, अगर बिल्कुल यही नहीं आएगा तो। ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े हायर लेवल भी हो सकते हैं, पर मेरा मानना है कि आप अगर हायर लेवल की तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर पेपर के क्वेश्चन को कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 0 to 5 ये हो गया सपोज, ये 4 to 8। अच्छा, अब मेरा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, आप मुझे बॉस ये बता दीजिए, व्हाट इज़ द फाइंड द नेट चार्ज इन द सर्किट। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्लियर है। ये एक ग्राफ दे दिया, इस ग्राफ में आई और टी का ग्राफ है। आई इज करंट इज इन एम्पियर्स और टी इज इन सेकेंड्स, टाइम इज इन सेकेंड्स। तो फाइंड द नेट चार्ज इन सर। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको भी ग्राफ देंगे, आपको देखेंगे सबसे पहले देंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स मतलब मेरा हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, हो जाएगा आई अपॉन टी। तो आई अपॉन टी से मुझे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, नहीं करूँगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है Q, जो इसने पूछा है नेट चार्ज Q, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, या आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो आई इज इक्वल टू
डी क्यू बाई डी टी। सी देखो, आप ये पढ़े होंगे, शायद मैंने बताया भी होगा, तो नेट जो आई होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। तो जो नेट क्यू होता है वो इक्वल टू होता है आई इंटू टी। ठीक है, पढ़ें? बिल्कुल पढ़े हैं ना, आपको बेसिक में पता है। तो नेट चार्ज होता है करंट टू टाइम। नहीं पढ़े होंगे तो आप आगे ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब Q इक्वल टू आई इंटू टी। अच्छा, अब आप जब ग्राफ को देखेंगे आपको याद आएगा कि हाँ, सर ने एक चीज़ बताई तो थी कि अगर स्लोप नहीं है तो दूसरा एक चीज़ होती है एरिया। एरिया कितना होता है? y इंटू एक्स। अब क्या है, y यहाँ पर है i और x है आपका t। तो आपको पता चल गया इसका एरिया जो होता है वो होता है आई इंटू टी, और एरिया आई इंटू टी जो होता है वो आपका होता है क्या? क्यू। और वही क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ग्राफ। फाइन, जब मेरा एरिया ऑफ द ग्राफ होगा। अच्छा, अब आप इससे कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो फाइन एरिया कितना होता है भाई, आपको पता है एरिया। तो ये ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है? दिस इज अ स्क्वायर, दिस स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसका एरिया हम पहले फाइंड करेंगे। सपोज ये इसका, ये है ए, ये है बी। तो एरिया ऑफ ए कितना होगा? मेरा है ये 4, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये है आपका, ये है आपकी लेंथ 4। ठीक है, ये है आपकी विड्थ 3। ठीक है, ये आपकी जो विड्थ है पूरी, ये है 5। ठीक है, और ये अगेन 4 है ना। तो जो मेरा एरिया आएगा वो आएगा आपका 4 इंटू, आप यहाँ देखिए 4 इंटू 3, मेरा आया 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये मेरा ए का एरिया आ गया, प्लस जो एक्स है वो कितना है? 4 इंटू 5। ठीक, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एरिया। तो जो नेट एरिया आएगा वो इतना जाएगा आपका 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 32। अच्छा, और अब आपको ये पता है कि एरिया इज इक्वल टू नेट चार्ज। तो इससे क्या पता चला आपको कि नेट चार्ज इज इक्वल टू 32 कूलम्स, है ना। अच्छा, सी, तो मैं आपको दोनों तरीके बता दिया। आपको क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि आपको स्लोप से काम चल रहा है तो आप स्लोप से करेंगे, आपको अगर एरिया से चल रहा है तो आप एरिया करेंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, मैं कुछ अदर न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, सम अदर प्रॉब्लम्स। इससे ऊपर वाली जो थी बेसिक प्रॉब्लम्स थी, ये आपको काम आएंगी हमेशा हमेशा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स में क्या करता हूँ, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है जो बोर्ड्स में कभी भी आ सकती है। सपोज ये है V, ये है I। ठीक है, तो ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, ये है मेरा R3। ठीक है, तो इसमें हमको ये बताना है, अरेंज द रेजिस्टेंसेस इन ऑर्डर। इन रेजिस्टेंसेस का ऑर्डर बताना, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, फाइन, मुझे ये बताना है ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनका ऑर्डर क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा, देखिए बच्चे बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्चुअल है। स्लोप आपको क्या पता है? स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का? ये होता है, वैसे y2 माइनस y1 भी होता है, x2 माइनस x1, पर यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज़ पता चलिए, एरिया। ठीक है, एरिया नहीं, इसका स्लोप, इसका एंगल। ठीक है, तो ये है θ1, θ3 मान लीजिए, इसका R3 का है, तो ये R2 का है, ये मानना है θ2, और जो R1 बना रहा है ये है सपोज θ1।
1। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अच्छा, अब आपको ये पता है कि देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपका टेन थीटा भी बढ़ेगा। ठीक है, होता है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, इससे आपको क्या पता चला कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा भी बढ़ता है। अच्छा, तो हमें क्या पता चला, फ्रॉम हेयर वी कैन सी, मैं चाहता हूं आप ये जरूर नोट कर लें वाला क्वेश्चन, फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट थीटा, क्लियर है, थीटा 3 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। फाइन, क्लियर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एंगल है आपका, ये जो R1 बना रहा है, ये मैं चेंज कर देता हूँ इसमें। ये जो है आपका, लेट से दिखाते हैं, तो ये जो थीटा 1 है ये सबसे बड़ा है, ये थीटा 2 है, ये वाला है पूरा, दिस इज थीटा 2, ये आपका थीटा 1 है पूरा, और ये आपका है थीटा 3। ठीक है, थीटा 2 सबसे, थीटा 1 सबसे बड़ा है, थीटा 2 उससे छोटा, और थीटा 3 सबसे छोटा है। फाइन, तो इससे मुझे क्या पता चला कि ये जो मेरा है दिस इज द ट्रेंड, तो ये मेरा ट्रेंड है, दिस इज द ट्रेंड। अच्छा, अब जैसे कि एज थीटा इंक्रीजेस, अब इसका सॉल्यूशन मेरे, एज थीटा इंक्रीजेस टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, आप ये लिखेंगे। अब जब टेन थीटा बढ़ जाएगा, सो वी नो फॉर वी आई कर्व, ये वी आई कर्व है, टेन थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है, इससे पहले ही बताया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, वही होता है स्लोप। अच्छा, जब स्लोप वी अपॉन आई होगी, रेजिस्टेंस हो गया, टेन थीटा से बढ़ रहा है। अच्छा, तो हमें क्या पता चला, यहीं से हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि सपोज ये आए, तो थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 3 सबसे कम है, थीटा 1 सबसे बड़ा है, इसीलिए आपका जो R3 होगा वो सबसे छोटा होगा, R2 से छोटा होगा, R1 से बड़ा, R1 से और छोटा होगा। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स आपका जो R1 है वो सबसे बड़ा होगा, आपका R2 उससे छोटा होगा, आपका R1, क्योंकि आपका थीटा 1 है, बिकॉज इसमें आप लिख भी देंगे, आपको लिखना हो तो, बिकॉज योर थीटा, because your theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया। तो दिस वॉज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा देखिए, अब यही मैं ट्विस्टर कर देता हूँ, जैसे मैंने पिछले बताया ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का, तो यहाँ एक ट्विस्टर है। ट्विस्टर क्या है, सी, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया, क्या, आई और वी, तो अब बहुत ध्यान से देखना, आई और वी वर्सेस वी और आई, ये है वी और ये है आई। अच्छा, ये क्या है, अब आपको क्या देखना है, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, आपको और क्लियर होगा। तो ये आई और वी कर्व है, इसमें आपका स्लोप कितना होगा, स्लोप दोनों में निकालूंगा, स्लोप कितना होगा, आई अपॉन वी, वाई अपॉन एक्स होता है, वाई में क्या है आई, एक्स में क्या है वी, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, और यहीं पे इसकी बात करूं तो स्लोप यहाँ तो हो जाता है v अपॉन आई, तो ये होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, अब यही, तो मैं अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो फॉर प्रीवियस क्वेश्चन को लेके मैं चलूं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं इस कर्व को ऐसा बना दूं, ये आई सब कुछ सेम है, ये आई और वी कर दूं, और ये आपका है
आपका है R1, ये आपका है R2, ये आपका है R3। तो विच वन इज ग्रेटर? सी। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर मेरा 1/, तो यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा उल्टा, रिवर्स। समझ में आया आपको? क्योंकि मेरा आपको ये पता है आपका θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, ठीक है। बट स्लोप आपका क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, या स्लोप इक्वल टू है 1/r, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा स्लोप बढ़ेगा मेरा रेजिस्टेंस घटेगा, और स्लोप क्या कितना होता है? tan थीटा। तो सो एज एंगल इंक्रीजेस, एज थीटा इंक्रीजेस, tan थीटा इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है इस केस में, क्योंकि ये आई वी कर्व है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, है ना। सो मेरा आंसर क्या रहेगा? उसका उल्टा, मतलब कि R3 जो यहाँ पर होगा वो ज़्यादा होगा R2 से, वो ज़्यादा होगा R1 से, ठीक है। फाइन, ये आप समझ गए तो ये आप मानिए कि फिजिक्स में आप ग्राफिकल एनालिसिस पूरा समझ गए। दिस इज़ योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को कभी ज़िंदगी में ना भूलें, ठीक है। तो ये आपके हमेशा हमेशा काम आएगा। अच्छा, अब आपने कहा कि सर आपने एक एनालॉजी बताई थी, किस एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी मीन्स सिमिलर थिंग मस्ट हैव हैपेंड अर्लियर ऑल्सो। मतलब कि अच्छा, आपने 9th में पढ़ा होगा, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस टाइम कर्व, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस टाइम। तो इन सारे कर्व में जो डिस्टेंस टाइम आपने पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड, तो अब मैंने स्पीड जो निकालूंगा, स्पीड होता है, क्या हुआ? ये हुआ डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस टाइम कर्व का जो एरिया होता है, ये एरिया दैट गिव्स यू द स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम कर्व का जो एरिया है वो स्पीड देती है, ठीक। सिमिलरली जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। स्लोप क्या होता है? dv/dt, ये बताता है आपका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। ये सब एरियाज हैं, आपने पढ़े होंगे, आप 9th में है, ये 9th में आपने पढ़े होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, 9th में नहीं पढ़े तो, पर आप अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब भी स्लोप में होगा आप इन्हीं दो चीज़ों की बात करेंगे, या तो मैं बात करूँगा अपने स्लोप की, या मैं बात करूँगा आपके एरिया की, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइन, तो ये है मेरा एक स्लोप जो कि बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मेरा एरिया, ठीक है। होप यू आर ऑल फाइन। अगर मैं क्विक रिकैप की बात करूँ तो जस्ट 2 मिनट में आपको मैं बता दूंगा किसी भी कर्व फॉर एनी ग्राफ मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं इसका देखना है स्लोप। स्लोप के मैंने पीछे 4 फॉर्मूले लगा रहेंगे, और स्लोप से फॉर्मूला क्रिएट करना है। जो मुझसे पूछा है वो स्लोप से निकल रहा है नहीं निकल रहा, ठीक है। दूसरा मुझे निकालना है एरिया। एरिया आपको पता है क्या होता है, y/x। स्लोप आपको पता है क्या होता है, y/x, ठीक है। दूसरा से निकालना एरिया, ये y/x होता है। इससे देखना है मेरा जो रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। दोनों में से किसी एक से ज़रूर हो रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। जिससे दे रखा है आप क्वेश्चन करिए और उसका आंसर निकालिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है इस सेशन के लिए, इस थीम के लिए बहुत, ये इतना ही बहुत है। बाकी अगली थीम के साथ हम जल्दी आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, इन्जॉय फिज़िक्स। और इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप हमको व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज भी कर सकते हैं, या आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे हम उसका टाइमली रिस्पॉन्स देंगे, एंड विल मेक श्योर कि हम विदिन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड देंगे, ठीक है। फाइन, तो ILS एकेडमी की तरफ से ऑल द बेस्ट,
enjoy learning, enjoy physics. All the best. Thank you.